हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। बाकी सभी विषयों पर उतनी ही फोकस आपने कर रखी होगी जितना कि आपने बाल विकास और हिंदी पर करी है मेरे साथ। कोशिश बेटा मेरी यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कराने में हेल्प कर सकूं, और ऐसा मैं कर भी पाऊंगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं होता है। जितना भी पढ़ा जाए उतना सॉलिड हो, अच्छा हो। पेडागोजी जैसे कॉन्सेप्ट पर बहुत जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और जब आप जल्दबाजी करना शुरू कर देंगे तो कहने का मतलब है रोट लर्निंग की तरफ आप अप्रोच कर रहे होंगे, जबकि इस परीक्षा को रोट लर्निंग कह सकते हो कि उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और करेंगे बिल्कुल सटीक एनालिसिस। पाएंगे पूरे 30 में से 30। जी बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, उसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ऐसा इलाज है जो आपकी कई वर्षों से अगर आप या कई बार से आप फेल हो रहे हैं तो अब नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और कहूँगा, वो मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सेशन को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। प्लीज़ आप अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों जो भी सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये मुफ्त का अवसर मिल सके जहां पर वो ठीक से पढ़ाई कर सकें। और अगर आप भी नए हैं चैनल के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नोटिस को पढ़ के चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सीडीपी का नोट्स चाहिए, देखिए थ्योरी तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये थ्योरी तो नहीं है, मेरा ये क्लास नोट्स है। तो इन केस अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, शुरू करता हूँ आज की क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर 2। अब क्या है ना कि 2 पेपर हर साल होते हैं ना बच्चा, तो एक पेपर आपका जो दिसंबर में हुआ था उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका जुलाई का है। ठीक है, और जिन भी अभ्यर्थियों को पूरे नंबर चाहिए हों तो वो यहाँ पे वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो ये है कि पेडागोजी को पढ़ते समय कभी इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आप सिर्फ 30 क्वेश्चन देख रहे हो। आपकी जो सोच हो, समझ हो, वो कॉम्प्रहेंसिव हो, क्योंकि 90 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी होता है, और इसी पेडागोजी से सारी की सभी विषयों की पेडागोजी बन जाती है आसानी से। तो अगर आप इसको बहुत ठीक से पढ़ लेंगे, एनालिसिस ठीक से करेंगे तो ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लिया जाए ताकि आप तक ठीक से पहुँचे। देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा बच्चा। अगर देखो मैं पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस करूँगा, बीच में किसी और बातचीत की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। आपको मुझसे 30 नंबर चाहिए, इसलिए मुझे आपके 25 मिनट चाहिए। ठीक है, 25 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे, और इससे आपके 30 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग नोटिस नहीं करते हैं सीटेट की परीक्षा में। देखिए साफ शब्दों में इन्होंने निर्देश में लिखा है कि 1 से 30 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना है। हम गलती अक्सर ये कर जाते हैं कि जब हम थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं, कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं फिक्स चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम ना फिक्स ऑप्शन ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा उत्तर गलत हो जाता है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन है, पढ़ते हैं। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के, मैं आपको साफ शब्दों में एक चीज़ बता दूं, ऊपर वाली लाइन ने मुझे उत्तर बता दिया है,
आगे पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। पहले बात समझ लो कि कोहलबर्ग ने जो स्टेज बताए थे, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, है ना, उस हिसाब से अगर आप मोटे तौर पे उसको चयनित करें तो एक तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक के बीच की नैतिक व्यवस्था को बताता है कि बच्चा किस तरीके से नैतिक व्यवहार करता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी बताती है कि किशोरावस्था से लेके वयस्क होने तक की, प्रौढ़ होने तक की किस तरीके के सिद्धांत उसके अंदर आएंगे, कैसा एक व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, कैसे एक बढ़ती उम्र के साथ या उस अवस्था में व्यक्ति के जो नैतिक थॉट्स होते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, प्रौढ़ के बाद की जो अवस्था आती है ना, उसमें हर व्यक्ति का विचार बिल्कुल भिन्न हो जाता है और वो किसी स्तर के कोई सामाजिक नियमों सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करना चाहता है। वो अपने मन में, अंतःकरण में उसको जो ठीक लगता है उसे वो सिद्धांत मानता है और जानता है कि समाज में जो कुछ भी नियम बने हैं वो थे तो मानव के कल्याण के लिए ही, लेकिन उसमें कुछ नियम ऐसे हो गए हैं जो मानव कल्याण के लिए नहीं है। अब तो हर वो नियम व सिद्धांत बिल्कुल एक्यूरेट है जो मानव हित के लिए बना है। क्वेश्चन देखिएगा, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, नोटिस कीजिएगा, ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं इसके लिए, बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, इसको मैं समझाऊंगा। देखिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा लास्ट वाला, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्या होता है, क्या है ना कि इसको, इस कहानी को समझने के लिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए एक परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं और एक कोई लड़का है, कोई काल्पनिक नाम ले लेता हूं मैं, मोहन। ठीक है, मोहन जब अपनी अवस्था में आता है, किशोर होता है, किशोरावस्था के बाद तक कि वो किसी से प्यार कर बैठता है और वो अपने घर में कहता है पिताजी से कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसी से शादी करनी, उसी के साथ रहना है, इसके बाद आप जो बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ ना। तो माता पिता सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि उसकी शादी उससे ना हो, संभव है कि वो अंतर्जातीय हो और इससे परिवार का नाम खराब होगा। लेकिन कभी आपने विचार किया कि दादा दादी का जो पर्सपेक्टिव होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो जो दादा दादी होते हैं वो हमेशा से चाहते हैं कि देखिए ये सारे नियम ना, सारे बंधन उतने उचित नहीं हैं। माना कि अगर हमने इसका विरोध किया और इसने कुछ कर लिया तो जीवन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं होता। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने नाती अथवा पोते को समझाने की, अपने बेटा बेटी को समझाने की, अपने बेटे बहू को समझाने की, वो कोशिश करते हैं कि इसके बीच का कोई रास्ता अच्छा से निकल आए। और वो हमेशा कहेंगे अपने पोते से कि तू परेशान मत हो ना, मैं तेरा कुछ करता हूँ, इधर उधर भागना नहीं, कोई कदम गलत मत उठाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि मम्मी पापा जस्ट उसके विरोधी होते। तो कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल कोहलबर्ग के हिसाब से अंतिम अवस्था होती है नैतिकता की, जहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स काम करने लगते हैं। उनको मानना है कि ब्रह्मांड में वो सब सही है जिससे मानव हित होता हो। ऐसा कोई भी नियम, ये सारे सिद्धांत सामाजिक नियम बनाए ही इसीलिए गए थे ताकि समाज में मनुष्य को लाभ पहुंचाया जा सके। सेकंड देखिएगा, वैसे मैंने बहुत डिटेल में इसको समझा दिया है, सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ ना। अगर आपको बात समझ नहीं आएगी तो अगले क्वेश्चन में आप फिर फंस जाओगे ना, मेरी मजबूरी है भाई। सेकंड देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। देखिए, आप समझ चुके होंगे कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थर्ड स्टेज है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसमें एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल रही है जिसको एनिमिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है, सजीवात्मक चिंतन, जिसमें कोई भी बालक किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मानने की कोशिश करता है या सजीव मान करके ही उसके साथ व्यवहार करता है। सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ये तो उसकी सेकंड स्टेज में होता है। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा सेकंड, है ना, क्या है ना, सुरक्षित रखने की योग्यता, मतलब एबिलिटी टू कंजर्व। देखिएगा,
जैसे मैं कंफ्यूज हो गया तभी वैसे आप भी हो सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपका सेकंड स्टेज में मिलेगा, जबकि मूर्त क्रियात्मक अवस्था उनकी थर्ड होती है। और जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ये आपका चौथी स्टेज में मिलता है। क्लियर? आते हैं सेकंड देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की। देखिए दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रेफरेंस में अपनी थ्योरी दी थी, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही संरचनावादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो देखते हैं जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। मतलब इस तरीके के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो संरचनावादी अधिगम को किस तरह से देखते हैं। वो देखिए निष्क्रिय जैसा शब्द तो हटा ही लीजिए, अनुबंधन, ये कंडीशनिंग बात नहीं कर रहे थे भाई, ये भी नहीं होगा। कौशलों के अर्जन की कोई बात तो इन्होंने करी नहीं थी। देखिए ना, सक्रिय विनियोजन, दोनों ही कह रहे थे कि अगर आप सक्रिय नहीं होंगे या आप अपनी एफर्ट्स किसी भी चीज़ में अगर आप नहीं डालते हो, उसके कांटेक्ट में नहीं आओगे, तो जिस सब्जेक्ट में आप एफर्ट्स डालना चाहते हो नहीं डाल रहे हो, तो उसे आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपके एफर्ट्स उसमें नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि लर्नर एक एक्टिव पार्ट होता है। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान तभी आएगा जब आप एंगेज होंगे। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे, बहुत प्यारा ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना कि जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। अच्छा, तो देखिएगा, अगर ऐसी कोई कटिंग रखी जाती है जो परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, तो इसके लिए चौथा ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कोई मतलब उद्देश्य नहीं था। सो आपका ये सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं बता दूं कि जितने ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं सब के सब तो उसके सोशलाइजेशन में उसके हेल्प करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार वहाँ पे प्राइमरी होता है, विद्यालय है, मीडिया है, पास पड़ोस ये उसके सेकेंडरी हैं, बट होते तो सब है ना। तो ये आपका चौथा ऑप्शन यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार, देखिए बच्चा, अगर आप जानना चाहते हो कि हार्वर्ड गार्डनर ने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो दी थी वो कैसी थी, तो इसके लिए मेरा लेक्चर प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस का मिल जाएगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता देखिए क्या है, उसकी विशेषता ये है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगा लेता है। कहने का मतलब है वो इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल नहीं है। इंट्रापर्सनल में व्यक्ति खुद के बारे में जानकारी जुटाता है, इंटरपर्सनल में व्यक्ति दूसरे के बारे में जानता है। न्यूरोलिस्टिक का मतलब होता है जब नेचर के संबंध में जान रहा होता है। ठीक है, तो 3 तरह के इंटेलिजेंस आपने यहाँ पे जान ली है। प्रकृतिवादी वो लोग होते हैं जो प्रकृति के स्वभाव को समझ पाते हैं। अंतरावैयक्तिक वो होता है जो खुद के बारे में जान लेता है कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में वीकनेस क्या है ना, मैं किस तरीके की मेरी इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इन सब चीज़ों के बारे में। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है जो दूसरों को आसानी से समझ पाते हैं, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। सो आंसर बन जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सबको बहुत ठीक से समझ में आ रहा होगा। आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता है पेडागोजी में खासकर ना। पेडागोजी आप सबको, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या 2 देने जा रहे हो, दोनों ही विद्यार्थियों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। चलिए भैया,
बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? देखिए पेडागोजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। देखो बच्चों को जो नीड है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम मैथमेटिकल या जिस मैथोलॉजी का हम यूज़ कर रहे होते हैं बस वही तो है। हम चाहते हैं कि बच्चे को हर तरीके से असिस्ट कर सकें, है ना, और उसके पोटेंशियल को बाहर ला सकें, साथ में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए हमसे जो पॉजिटिव अप्रोच बन सकती है वो करेंगे, यही बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, 7 नंबर में देखेंगे बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन से कारण होने चाहिए? देखिए भैया, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत ना 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 ये कह के हम बच्चों को अलग नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो ना? ऐसा कह के हम बच्चों को अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखिएगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। अच्छा, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ये लग रहा हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे देखिएगा सारे ऑप्शंस बैठाए गए हैं इस तरह से। फिर देखेंगे समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों प्रगति के बारे में पता लगाना। बहुत बढ़िया, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। ये जरा देख लेते हैं चौथा बनेगा क्या? बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। इससे क्या होगा? इससे बच्चे को आप कह सकते हो कि डायग्नोसिस कर रहे हो, उसकी एबिलिटी को डायग्नोसिस कर रहे हो, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि संभव है कि पेरेंट्स के थ्रू पता चलेंगी, या आप ये भी कह सकते हो कि माता पिता से घर के माहौल के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे को कहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है ना। भाई देखिए, आप वो डॉक्टर हो जो बच्चे के शरीर में जो बीमारी नहीं है और उसकी मानसिक गतिविधियों को बाधा पहुंचा रही है उसे आप ढूंढ रहे हो और उसका आप इलाज करोगे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझेंगे, सॉरी 8 को, पहले 8 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमको बताना है, और हम सब जानते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्चुअली क्या होती है। फिर मैं कहूँगा कि जाके प्लीज़ एक बार लेक्चर देखें। पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, भैया पाठ्यपुस्तक का यहाँ पे विरोध किया जाता है, उसको केंद्र में रख के पढ़ाई नहीं करानी होती। मानक निर्देश, मानक निर्देश लिख दिया ना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पेडागोजी में मानक निर्देश नहीं होते, और खासकर मानक मूल्यांकन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यार एक बार ना, अगर इतना इतना इस लेक्चर को फैला दो, इतना फैला दो कि एक तो ये कि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, दूसरा ये कि जितना आप मुझे ऊपर लेके आओगे उतना मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट भी जोड़ पाऊंगा और मुझे भी काम करने का मज़ा आएगा। ये तो यार अभी मतलब कह सकते हो ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी करना, अभी इसको कीजिए तो सही। और प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समझ रहे हो? विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है विकास को समझने के लिए। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि विकास को समझने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि वंशगत विशेषताओं पर विचार करना। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि वैयक्तिक भिन्नता जो होती है ना, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है,
कह सकते हो वो इंटीमेटेड होता है, ये कह सकते हो, है ना। इसमें आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल फिट आएगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों में उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चा ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत मज़ा आ जाएगा सिर्फ पढ़ के ही। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मुझे वो ढूंढना है जो विकास का सिद्धांत नहीं। पहला देखो क्या है हो रहा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकसित होते हैं। जी बिल्कुल, हर बच्चे के विकास की जो दर होती है वो अलग होती है, रेट अलग होता है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होती है। हाँ जी बिल्कुल, डेवलपमेंट रिलेटिवली ऑर्डरली होता है, मतलब एक दूसरे में कंपेयर किया जा सकता है क्रमिक रूप से। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। जी बिल्कुल, घटित होने का मतलब ये मत समझ लेना कि वो कम हो रहा है ना, ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। घटित होने का मतलब होना, तो ये तो तीनों के तीनों तैयार सही लिखे हैं, तो गलत क्या है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती। जी बिल्कुल, विकास की जो गति है और जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है, दोनों ही बच्चे के जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। भैया आप कभी भी, आजकल की पीढ़ी शास्त्रीय ज्ञान को और बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करने जरूर लगी है, लेकिन आधार वही है। ये जितनी भी बातें आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो ना, वो किसी के थ्रू जो बताई जा रही है वो पहले से यहाँ जन्मी हुई हैं। बस क्या है कि हम लोग इतने तुच्छ बुद्धि के हैं कि कभी पढ़े नहीं, एंगेज नहीं हो पाए उस पर। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को कहते हैं कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। अरे इसका सही विवेचन क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि इस तरीके की घटना विद्यालय में होती है तो कहीं ना कहीं एक लिंग के साथ भेदभाव भी हो रहा है ना, और शिक्षक कर रहा है ये तो बड़ा ही दयनीय है, करते ही हैं। बट अगर शिक्षक वास्तव में शिक्षक एक आदर्श शिक्षक है तो वो ये नहीं करेगा। खैर, मेरा काम था इस क्वेश्चन का उत्तर बताना, तो यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता होगा, मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों को लगता होगा कि यार जल्दी से आंसर बता दो ना प्लीज़। देखो, ये सच है कि ऊब होती होगी कई बार, मैं समझ रहा हूँ। क्या है ना, ऊब कब होती, किसको होती, मैं ये भी बता रहा हूँ। उसका भी एक पेडागोजी का रीज़न होता है। जैसे माना कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, मैंने आंसर बताया, आपको वो भी समझ में आ गया, मेरे द्वारा कम शब्द में बताई गई बात आपने जल्दी सीख ली। तो अब मैं उससे ज़्यादा अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे निकलना चाहिए, आगे क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका भी तो ध्यान रखो ना जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए। एक ये, दूसरा, अगर मैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्यों देख रहे हो कि ये क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा है, इसको बेस बना करके हम जो नई पेडागोजी को क्रिएट कर रहे हैं, जो आधार हो रहा है, उसी से तो क्वेश्चन बनेगा ना। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, भैया मूल एवं अपसारी समाधान जो करते हैं ना, वे बच्चे सृजनशील होते हैं। इस पर मैंने एक शॉर्ट बना रखी, प्लीज़ एक बार देख लो, और जल्दी एक दूसरी शॉर्ट भी इसी पर मैं आपको देने वाला हूं कि आपको पूरा आनंद आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन के थ्रू जब भी वीडियो आया करे जरूर देखें, इससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए अपसारी को आप समझते हो, डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस की बात हो रही, और मूल क्या होता है, ओरिजिनल। ठीक है, तो यही लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। शॉर्ट देख लोगे सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ काम करते समय शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? अच्छा भाई, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो मतलब उन्हें दृष्टि दोष है, कह सकते हो ना, तो आप ये वाला काम कीजिए ना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करवा दें। ठीक है, क्योंकि उन्हें देखने में क्या है, समस्या है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम, ये क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मैं एनालिसिस करता हूं तो मजा आएगा, ऐसी बात नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है भैया, ये किसका कॉन्सेप्ट है जानते हो? कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण। हम उम्र साथी कौन थे? जिनको इन्होंने MKO बुलाया था। एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अरे यार, पूरी की पूरी नेगेटिव अप्रोच लेके बैठा हुआ है ऑप्शन। कभी कभी प्रयोग करो ना भैया, हमेशा करो। जितना करोगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, प्रयोग ही नहीं करोगे। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका गलत। ऑप्शन कौन सा सही? फर्स्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो एक रूप निर्देश, देखो मानकीकृत हटा लो भैया, हटा लो। मानकीकृत तो समावेशी क्या किसी प्रकार की शिक्षा में लागू नहीं होगा, है ना। एक रूप निर्देश दोगे मतलब यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, समझ लो ना, कि मतलब एक रूल बना लिया गया, एक नियम बना दिया गया, उसी को हर बच्चे को फॉलो करना है। एक ही तरीके निर्देश सबको दिया जा रहा है, ठीक है। मैथ्स में अगर काउंटिंग करवानी है तो सबको वही काम दिया जा रहा है ना। अब सपोज दैट कुछ बच्चों को 1 to 30 या 1 to 50 देना है तो सबको वही दिया जा रहा है। नहीं यार, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जो 150 तक ऑलरेडी जानते हैं, उनको बार बार वही चीज़ रिपीट क्यों करा रहे हो? उनका टाइम क्यों एक्सपेंस करो, ठीक है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, नहीं, विशिष्ट शिक्षा योजना बनाना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसको यहाँ से मत देखो, हिंदी देखोगे तो बात समझ में कम आएगी। यहाँ देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मतलब हर बच्चे के हिसाब से एजुकेशन प्लान होना चाहिए, ठीक है। तभी तो इंडिविजुअल अटेंशन आएगी, तभी तो हर बच्चे के अंदर बैठे पोटेंशियल को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ये करना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16, जो पेडागोजी की समझ थोड़ी बहुत भी रखते होंगे ना, और रखो चाहे ना रखो, अगर आप मुझे सुनते हो तो आपको समस्या नहीं होगी। आप अगर स्विच करते हो तो ना तो मेरे हुए ना आप किसी के हुए, आप अपने भी नहीं हुए। आपको पढ़ाई करनी है तो पर्टिकुलर एक जगह रह के करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि आज सपोज दैट आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपका कोई थर्ड कोई दोस्त आता है, कहता किससे पढ़ो भाई? इनसे पढ़ रहे हैं। अरे ये कौन है? पहली बात, है ना। किसी विशेष यूट्यूबर जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनको सुनो ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बात बताना जरा, वो 2-4 दिन 10 दिन 2 महीना पढ़ के उसने कैसे एनालिसिस कर लिया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ये कैसे लग गया कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वो ठीक नहीं है ना। जहाँ आप पढ़ रहे हो आपके लिए बेहतर है, जहाँ वो पढ़ रहा है उसके लिए बेहतर है ना। तो ये सब मत करो, स्विच करने से नुकसान होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलो भाई, ढूंढना है, मिलान करवाना है। मुझे जो नज़र आ रहा है ये देखिएगा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो होगा, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की कमी होगी उसके अंदर। बिल्कुल सही है, मिलान बिल्कुल ठीक है इसका। अच्छा चलो थोड़ा सा समझाई देते हैं वापस आके। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता मतलब जिसको सुनने में समस्या हो, हेयरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स जो होगा, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकता। अब यार उसको समस्या सुनने में थी और कमी ढूंढ रहे हो देखने में, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसे ही सब में अवधान कमी अधिगमकर्ता का मतलब समझ लो ना, जिसके अंदर अटेंशन की समस्या है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? सार्थक सरलीकरण के रूप में मतलब जो उसको सिंप्लीफाइड कर रहा हो। तो 17 नंबर का उत्तर क्या बन सकता है? दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। ये सार्थक अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता, दोहराने में स्मरण करने को बढ़ावा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? ध्यान दो, समझो इस चीज को। क्या हो सकता है? संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। अच्छा भाई, अनुकूल नहीं हो सकता है ना।
नहीं पे ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर दें। भैया ये तो जरूरी है, होगा ये। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के सहयोग दिया जाता है, बिल्कुल होगा। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। जी बिल्कुल ये भी होगा। तो फिर क्या नहीं होगा यार, चौथा नहीं होगा। कह रहे हैं ना, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं। मतलब समझ लो ना, जैसे हम लोग पहले पढ़ाई करते थे तो परीक्षा कब हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही, वार्षिक हो रही, बीच में कोनो पूछ ही नहीं रहा कि भैया क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, कोई इवेल्युएशन ही नहीं है, कोई असेसमेंट ही नहीं है ना। तो हम लोग भी एक परीक्षा देने के बाद बिल्कुल मस्त हो जाते थे। और जब परीक्षा आती थी, अर्धवार्षिक आ गई, हाफ ईयरली आ गई, तो लग जाओ भैया। तो लग जाने में क्या होता था, उसमें लर्निंग तो होती नहीं थी, बस रट के किसी तरीके से स्कोर करना है, परीक्षा पास करनी, ये उद्देश्य होता था। सो गलत है। 19 नंबर में आएंगे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना एक एक ऑप्शन उठाओ, इसमें फिट करो, देखो कौन सा सही हो रहा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। तो देखिएगा, फर्स्ट अगर हम रखें, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य। अरे यार, पहला ही ऑप्शन तो मिल गया ना। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमेशा शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आप विषय को सीखने पर ध्यान दो, कितना अच्छा उसमें आप परफॉर्म करोगे, कितना अच्छा आप उसमें स्कोर करोगे, कितना अच्छी उसकी समझ रखते हो, ये सब मैटर नहीं करता। आप क्लास में कितने अच्छे बच्चे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आपने विषय को गहनता से सीखा है या नहीं सीखा है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बहुत प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। मतलब इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात करी जा रही है कि कहाँ पर आपकी ऐसी स्ट्रेटजी हो रही हो जहाँ पर वो इफेक्टिव हो। फर्स्ट देखिए, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। जी बिल्कुल, पहले गोल तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, और फिर उस पर किस तरीके से हम काम करेंगे। संगठनात्मक चार्टों, अवधारणात्मक नक्शे बनाना। जी बिल्कुल, है ना भाई। आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कार्यक्रम को अपने बनाएंगे, लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखेंगे। उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए किताब में लिखे हुए जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो समझ में नहीं आते, तो ऐसे में हमारे आसपास के उदाहरण हमें उस नियम या सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए बहुत सटीक आ जाते हैं और वो हमें आसानी से याद भी रहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही हो गए। हम उम्र साथी को समझाना। जी बिल्कुल, जो कुछ भी आपने पढ़ा है अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करो। स्वयं से प्रश्न करना। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। स्वयं से प्रश्न नहीं करोगे क्या कि आपने क्या सीखा, इसके बारे में क्या जानते हो। 20 का ये फोर्थ ऑप्शन बन गया। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ना कैसे पेपर आता है, आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या चीज़ें पूछता है। 21 को देखिएगा, बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा देखिए, चौथा ऑप्शन बना रहा है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब देखिए ना, अगर हम काम करेंगे तो हमें अंक मिलेंगे, तो हमें होमवर्क इसलिए किया जाना है क्योंकि हमें अंक मिलेंगे, गुरुजी अगले दिन कुछ ना कुछ हमें देंगे। तो ये कैसी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे, प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई देखो, प्राथमिक कक्षा है तो क्या करोगे, केवल उदाहरण दो। अरे यार, पहली चीज समझ लो, ये क्वेश्चन टैग एक तरीके का, टैग वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव अप्रोच वाले हैं। मतलब केवल यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन बहुत प्यारा है, उदाहरण दीजिए और गैर उदाहरण भी दीजिए। कई बार किताब वाले उदाहरण बच्चे को समझ में आ जाएंगे, कई बार बाहर की दुनिया से एग्जाम्पल उठा के लाइए, उसको करंट कीजिए। जैसे मैंने आप पहला क्वेश्चन समझाने के लिए किसी मोहन को प्रेम करा दिया, एक इवेंट रेडी कर दिया। ठीक है, और समझ लो ना, आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है,
पहुंचा तो दूंगा ही यार, समय तो दीजिए प्लीज़। तुम्हारी तो ये है ना कि तुम समय ही नहीं देना चाहते हो। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ के बजाय कहीं और समय दे आओगे, 2 घंटे बैठे रहोगे, है ना, बातचीत करते रहोगे, जैसे बड़ा आनंद मिल रहा होता है, उसमें फ्यूचर खराब ही होना बनना नहीं है। और हमारी बात सुनोगे तो सक्सेस जरूर हो जाओगे। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? क्या? अन्वेषण और परिचर्चा। क्लियर? 24 नंबर पर आएंगे, कह रहे हैं कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। एक तो बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं, और भ्रांत धारणाएं का मतलब है कि जो मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब कॉन्सेप्ट तो बना रखा है लेकिन गलत, है ना। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बोली जाती हैं, लेकिन हमने उसको गलत सिचुएशन के आधार पर समझ रखा है, इसलिए हमारे अंदर एक मिसकॉन्सेप्ट बन चुका है। ठीक है, तो 24 में क्या बनाना है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल, चिल्ड्रंस एरर जो होती है मिस कॉन्सेप्शन शो होता है, मतलब है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं और जो कॉन्सेप्ट मिसिंग करते हैं वो टीचिंग लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्लियर? 25 में आ जाएंगे, कह रहे हैं कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचा समझ तो मतलब यहां पढ़ लो ना भाई, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें बच्चा क्रिएटिव हो। तो क्या करोगे? ये देखिए, चौथा खुले शब्दों में लिखा है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। क्लियर? 26 के बारे में देखेंगे, कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? 26 नंबर में देखेंगे क्या है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसके बारे में भी हम बता चुके थे, का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो देखिए, वो उसका सहायक होगा, फैसिलिटेटर होता है, सहयोगात्मक होना पड़ेगा और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी पड़ती। भाई देखो, जैसे मान लो आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, अब आपने 5 ग्रुप बना दिए उसके, या 6 ग्रुप बना दिए 5-5 के, और पर्टिकुलर कोई टॉपिक दे दिया, कहेंगे भैया आपस में इस पर जरा डिस्कशन कीजिएगा। उससे पहले उस टॉपिक को आपने क्लास में डिस्कस किया होगा और बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए कहा होगा। अब जब बच्चा हर टेबल में ग्रुप में वो आपस में डिस्कशन कर रहा होगा, तो आपका काम है कि जो भी टेबल पे बच्चा कोई भी खुद को कमज़ोर देख रहा हो उसकी मदद कर दूँ। दूसरी बात यह है कि निगरानी रखो कि बच्चे टॉपिक से कहीं भटक तो नहीं रहे। तो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, जब बच्चे आपस में डिस्कस करने के बाद सीखते हैं। 27 देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि अगर जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और सीधे ऑप्शन तक पहुँच जाता हूँ, है ना, हर ऑप्शन मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप पढ़ लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको भी मेरी तरह ही ऑप्शन दिख जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, चलो भाई 28 देखिएगा, बाकी के बनेंगे नहीं ना। अब जैसे ये कह रहा है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, यार ये तो गलत बात लिखी ना। अधिगम विकास का ध्यान के बिना घटित हो जाता है, सब नेगेटिव है इसलिए मैंने छोड़ दिया। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? वो आपकी स्कीमा होती है। छोड़िए, अब स्कीमा को जानना है तो फिर आपको पियाजे को जानना होगा, और पियाजे का लेक्चर आपको मिलेगा। मैं आपको ऐसा करता हूँ, वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, 3 लेक्चर, 4 बुद्धि, आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वहीं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 29 नंबर देखेंगे, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो यार सिंपल है ना, ऐसी चीज़ों को जेडपीडी तो बुलाते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहते हैं, जिसके संबंध में किसने बताया था? वाइगोस्की ने। ठीक है, अब ये जेडपीडी क्या होता है इसको जानना है ना, तो मेरे
वाइगोस्की के लेक्चर को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? वो आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, है ना, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। और सोशल इंटरेक्शन में ही तो कोऑपरेटिव लर्निंग होती, वही बात तो कही जा रही, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक है, आप सबको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। और सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन प्रॉपरली वॉच कीजिए तो चीज़ें समझ में आएंगी, भागो मत बच्चा, ठीक है। थैंक यू सो मच।